सरप्राइज अटैक और पॉजिटिव। ये मैं कोई गुरु मंत्र नहीं दे रहा आपको, और ना ही ये बीजेपी का गुरु मंत्र है, ये कांग्रेस का नया गुरु मंत्र है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज दिन शनिवार का है, कल छुट्टी है। थोड़ा आप, मुझे मालूम है, आराम से वीडियो देखेंगे, तसल्ली से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम तफसील से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बदली बदली कांग्रेस में एक्चुअल में क्या क्या बदला है, और ये जो नए स्टाइल की राजनीति कांग्रेस अभी कर रही है, जिसको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों लीड कर रहे हैं, ये कांग्रेस के अंदर इतनी हिट क्यों हो रही है? कांग्रेसियों को क्या पसंद आ रहा है जो अब तक मिसिंग था 12 सालों से? क्यों इस वक्त सरकार जो है वो खौफजदा दिखती है कांग्रेस से? क्यों इस वक्त पूरा सरकारी तंत्र, बीजेपी का तंत्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पीछे पड़ जाता है, खास करके राहुल गांधी? क्यों राहुल गांधी भी टस से मस नहीं होते? इन्हीं सब चीज़ों पर आज थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 12 साल से कांग्रेस की कमजोरियां और बीजेपी की ताकतें क्या गिनी जाती थी? बड़े बड़े विश्लेषक जो अपने आप को न्यूट्रल भी कहते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गोदी मीडिया की बात ही नहीं करता, वो क्या कहते थे कि बीजेपी की, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है कि कांग्रेस बीजेपी का नैरेटिव फॉलो करती है। बीजेपी जो लकीर खींच जाती है, कांग्रेस उसको पीटती रहती है। दूसरा, बीजेपी अटैक करती है, कांग्रेस जवाब देती रहती है। तीसरा, कांग्रेस अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती है, और कांग्रेस को बहुत बारी अपने ही नेताओं की वजह से मुंह की खानी पड़ी है, पीछे हटना पड़ा। और यही सारी चीजें पॉजिटिव बीजेपी को जाती थी। बीजेपी मजबूत संगठन, एग्रेसिव पॉलिटिक्स, और कोई किसी तरह का कोई शर्मिंदगी या कोई बैकफुट पॉलिसी नहीं थी। ये बीजेपी की पहचान थी। लेकिन अब आप थोड़ा टाइम को पिछले 2 महीने में रिवर्स कीजिए, 2-2.5 महीने में रिवर्स कीजिए। आपको ये सारे शब्द बीजेपी के साथ नजर आते हैं या कांग्रेस के साथ? रोल रिवर्सल नहीं दिख रहा आपको? जो कांग्रेस को कहा जाता था कांग्रेस लकीर पीटती रहती है, डिफेंसिव होती है, जवाब देती रहती है, चीजें हाथ से निकल जाती है, पता नहीं लगती, वो आजकल किसके साथ हो रहा है? वो बीजेपी के साथ हो रहा है। और जो बीजेपी की क्वालिटी थी वो कहाँ दिख रही है आपको? वो कांग्रेस में दिख रही है। फर्क, एक बहुत मेजर फर्क भी है दोनों में, लेकिन वो फर्क पे भी बात में आऊँगा, मैं बताऊँगा फ़र्क क्या है दोनों में। लेकिन पहले कांग्रेस के इस नए फार्मूले की बात ज़रूर कर लेते हैं जो पार्टी के अंदर बड़ा हिट हो रहा है। नया फार्मूला मैंने आपको शुरू में 3 शब्द बताए, वो तीनों शब्द नया फार्मूला है: सरप्राइज, अटैक और पॉजिटिव। यानी कि सरप्राइज बीजेपी को, या देश में जो भी राजनीति कर रही है इस वक्त पार्टियां, कांग्रेस ने तय किया है कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज दिया जाए जो सामने वाली पार्टी को उम्मीद भी ना हो जिसकी, ताकि उसके पास उसका अल्टरनेट जवाब तब तक ना हो, और जब तक वो उसका जवाब ढूंढे, कांग्रेस तब तक दूसरा सरप्राइज दे दे और अपना नैरेटिव उससे पहले बना चुकी हो। अटैक, लगातार सरकार पे आक्रामक रही है, डिफेंसिव नहीं होना और फ्रंट फुट पे खेलना है। और तीसरा, सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव राजनीति करनी है, नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। ये बेसिक फर्क है कांग्रेस के और बीजेपी के कैरेक्टर में। तो अगर आप इनको तीनों को चीज़ें देखिए, तो सरप्राइज अटैक की अगर आप बात करें तो ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जिस दिन सदन में अचानक से जनरल नरवणे की किताब का जिक्र छेड़ दिया, वहां से ये खेल शुरू होता है। जनरल नरवणे की किताब का बीजेपी को आइडिया भी नहीं था कि राहुल गांधी उसका जिक्र कर देंगे। तेजस्वी सूर्या की एक गलती और राहुल गांधी को मौका मिला। उसी दिन वहीं राहुल गांधी समझ गए कि ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है बीजेपी की। आप इनको सरप्राइज दो
तो ये ज़मीन उखड़ जाती है, ये तैयार नहीं होते, इनके पास जवाब नहीं होता। जब जवाब नहीं होता तो ये अटैकिंग हो जाते हैं और अटैकिंग होने के चक्कर में बहुत बारी बहुत सी गलतियाँ बीजेपी कर जाती है, जो पिछले सत्र जो अभी बीच में रुका ब्रेक से पहले, जितनी गलतियाँ बीजेपी ने की, शुरुआत उसी सरप्राइज अटैक से हुई थी। उसके बाद नहीं बोलने दिया गया राहुल गांधी को और प्रधानमंत्री को सदन से भागना पड़ा। ये याद रखिएगा, इतिहास भी याद रखेगा कि प्रधानमंत्री को एक ऐसा कारण बता के सदन में भागना पड़ा जो आज भी और ना आने वाले वक्त में किसी को हजम होगा। फिर राहुल गांधी की बोलने की बात आती है, फिर से एक सरप्राइज राहुल गांधी ने दिया। सरप्राइज दिया जब उन्होंने जनरल नरवाने तो छोड़िए, उसके बाद बजट को लेकर जो एप्स्टीन फाइल और हरदीप पुरी का जिक्र किया, उस सरप्राइज से बीजेपी कितनी बौखलाई, बीजेपी ने सोचा नहीं था, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके बाद जो बीजेपी कभी जवाब नहीं देती थी, हरदीप पुरी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चैनलों में, अलग अलग चैनलों में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं 3-4 बार मिला हूं लेकिन मैं इनोसेंट था, ये था वो था। लेकिन 12 साल में मैंने पहली बार देखा कि किसी बात पे बीजेपी इतनी बौखलाई और बीजेपी तुरंत उसका जो है वो लाग लपेट करने में जुटी हुई थी। ये सब इसलिए कि राहुल गांधी ने एक लाइन उस पर बोली थी। वो लाइन थी कि अगर ये जो एप्स्टीन फाइल है, इसके चक्कर में प्रधानमंत्री डील करते हैं और डील के चक्कर में भारत को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। प्रधानमंत्री इसलिए कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ट्रंप की बात नहीं सुनेंगे तो बीजेपी का जो आर्थिक सिस्टम है ना अदानी के चक्कर में, वो सारा हिल जाएगा। और अगर बीजेपी का आर्थिकी हिल गई तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सारी कवायद के पीछे कहीं ना कहीं आर्थिकी जरूर छुपी हुई है और यह आर्थिकी राजनीतिक पार्टियों के अलावा हमारी आम जिंदगी में भी बहुत अहम रोल अदा करती है। और मुझे लगता है कि आप लोग सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच ये है दोस्तों कि सिर्फ नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहाँ से करें। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ ऐप से। मार्केट वुल्फ ऐप एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर एनालिस्ट आपको हर रोज़ बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना पिन डालकर लॉग इन कर लिया। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई गैसवर्क के। अब ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया और मेरा ट्रेड शुरू हो गया। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है ना कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन है इसमें, इनबिल्ट स्टॉप लॉस। यानी जैसे ही आपका नुकसान एक लेवल तक पहुंचेगा, ये खुद ब खुद स्टॉप लगा देगा ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी में एक दिन में 15,239, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे एक साल में तो 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप मात्र 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के तुरंत बाद जाइए और मार्केट वुल्फ को चेक कीजिए आज ही। ये था सरप्राइज एलिमेंट, और सरप्राइज एलिमेंट उसके बाद लगातार अब राहुल गांधी दे रहे हैं और उसको कांग्रेस का हर नेता फॉलो कर रहा है। दूसरा वर्ड है अटैक, आक्रामक, एग्रेसिव। आपने पीछे सुना होगा, एक बड़े चैनल के पत्रकार ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बात कही थी। वो बात बहुत पते की थी। ये बात ज़्यादातर कांग्रेसी कह रहे हैं। उनसे जब पूछा गया, आपने भी सुना होगा कि पूछा गया, जो कांग्रेस कवर करते हैं, पार्लियामेंट भी कवर करते हैं, उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी इतने बदले बदले क्यों नज़र आ रहे हैं, इतने अटैकिंग क्यों नज़र आ रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इससे बड़े खुश हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इस देश को जस्टिन ट्रूडो नहीं, इस देश को पुतिन टाइप का लीडर पसंद आता है, जो एग्रेसिव होता है, जो डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंस दिखाता है। और राहुल गांधी ने इस बजट सेशन के पहले हाफ को पूरी तरह से डोमिनेट किया है, पूरी तरह से डोमिनेट किया है, और उस चीज को कंटिन्यूस रखा है। सेशन खत्म होने से पहले राहुल गांधी ने अपने सारे सांसदों की बैठक भी इसीलिए बुलाई थी कि उन्होंने सबको क्लियरली कहा कि इस मुद्दे को यही नहीं छोड़ना है, जो इस वक्त हमारे पास एज है, जो हम डोमिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, ये डोमिनेंस लगातार रहना चाहिए। और खबरदार, किसी ने अगर कोई बैकफुट पे आने की कोशिश की या किसी चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश की, जो पार्टी ने एक बार कह दिया, जो हमारे नेता ने कदम उठा लिया सरकार के पे अटैक करने के, तो उसको सबको डिफेंड करना है। और सब नेता उस दिन से लगे हुए हैं। उसका ताज़ा उदाहरण है कि जो यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में जो प्रदर्शन किया, पूरी गोदी मीडिया ने, बहुत से लोगों ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बेइज्जती कर दी, भारत की बेइज्जती कर दी। बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस इसके लिए खेद व्यक्त करेगी या कुछ कहेगी कि भाई यूथ कांग्रेस के इस सोच से हमारा डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। कांग्रेस के सभी बड़े नेता, आप बयान सुनिए, ट्वीट देखिए सबके, सब ने यूथ कांग्रेस को डिफेंड किया, सब ने यूथ कांग्रेस का समर्थन किया है। और राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट करके, आपको मालूम है यूथ कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया था उसमें क्या कह रहे थे वो, कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये शब्द का इस्तेमाल किया था ना। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए उसी को दोहराया, द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, हिज बिट्रेयल नाउ स्टैंड एक्सपोज्ड, ही कांट नेगोशिएट, ही विल सरेंडर अगेन। तो यूथ कांग्रेस के उस प्रदर्शन को सुप्रीम लीडर ने सपोर्ट किया है। यूथ कांग्रेस को सपोर्ट मिलना मतलब कि स्टूडेंट विंग और यूथ विंग अगर आपकी एक्टिव है ना, तो फिर आपको बहुत मदद मिलती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा और एबीपी, जो बीजेपी की विंग्स हैं, इन्होंने बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की है भाई साहब। इसी तरह से जब कांग्रेस जब जब मुश्किल में आती है ना, तो कहा जाता है यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई बहुत अहम रोल अदा करती है। आज तो इस देश की 60% आबादी युवा है, तो युवाओं को तो युवा ही पार्टी के साथ खींच सकते हैं। इसलिए नो बैकफुट पॉलिसी, ये क्लियर संदेश, और ये जो यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से है ना, वो साफ दिख रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और कोशिश क्या हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि अब चीज़ों को डाइवर्ट किया जाए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो बेइज्जती कराई है, इंटरनेशनल बेइज्जती, उस पर पर्दा डालने के लिए कोशिश की जा रही थी कि चलिए यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के जरिए कुछ उस पर पर्दा डाला जाए, लेकिन पर्दा नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने फिर एक बार मोदी जी के साथ अपनी दोस्ती निभा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कहा जा रहा है ग्लोबल 10% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने सबको, और हमारी गोदी मीडिया इसे भारत की जीत की तरह दिखा रही थी कि ट्रंप ने भारत को पे जो है 18 से 10% कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि ग्लोबल 10% होगा। लेकिन ट्रंप बाबू हैं, मोदी जी से पता नहीं क्या निभा रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं या दुश्मनी निभा रहे हैं। आज फिर बोल पड़े और फिर मोदी जी को एक बार मुश्किल में डाल दिया। India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फिर नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्रोमाइज है। डोनाल्ड ट्रंप तो रोज नई नई बात कह के मोदी जी को मुसीबत में डाल ही रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं। तो अटैक का ये फ़ायदा होता है कि आप हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हो, तो आप एज में रहते हो, जो अक्सर बीजेपी हुआ करती थी। आज की डेट में गोदी चैनलों के आप डिबेट्स देख लीजिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे ढंग से। उनके डिफेंस में जो आर्गुमेंट्स वो देते हैं ना, उस आर्गुमेंट का लेवल आप सोचेंगे तो आप हंसेंगे देख के कि ये किस बात का क्या जवाब दे रहे हैं। ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो अपनाई है, जो स्टाइल ऑफ पुतिन जिसको बोल सकते हैं आप, डोमिनेंस की पॉलिटिक्स, उसका असर है।
तीसरा शब्द है सकारात्मक, यानी पॉजिटिव राजनीति। नेगेटिव राजनीति, जो मैंने पहले भी शुरू में कहा ना कि फर्क भी है दोनों की राजनीति पे, वो मैं आपको बताता हूँ, वो इसी शब्द में जुड़ा है। दरअसल बीजेपी 12 साल से सत्ता में नेगेटिव राजनीति करके बैठी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और लेकिन वो आज भी उसी नैरेटिव को चलाने की कोशिश करी, और वो नेगेटिव राजनीति है धर्म के नाम पर लोगों को बांटना। लोगों को, मतलब सोचिए 80% आबादी जिस हिंदू की है उसे डरा के रखा है कि भाई 14% मुसलमान तुम को एक दिन राज करेगा, या तुम जो हो खतरे में हो। अब ये तभी हो सकता है जब आपका नैरेटिव जो प्रोपेगेंडा है बहुत सॉलिड तरीके से आपने उसको लागू किया हो और लोगों ने मानी बात, सोची। लेकिन हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, जो मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ। इस नेगेटिव पॉलिटिक्स की भी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। आज हिंदू मुसलमान ये नैरेटिव नहीं चल रहा। लोग कहते हैं भाई इससे ऊपर निकलो, और इसमें बहुत बड़ी मदद खुद बीजेपी ने भी की है। मैं बताता हूँ कैसे। राहुल गांधी पिछले 5 साल से 2019 के बाद खास करके क्या राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जो कास्ट सेंसस की बात की थी, जातीय जनगणना, उन्होंने एक मंत्र अपनाया कि भाई इनकी धर्म की राजनीति का जवाब जाति की राजनीति से दिया जा सकता है। इसलिए राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ओबीसी दलित की बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो इतने जल्दी जो है वो मुद्दा नहीं पकड़ा, धीरे धीरे पकड़ा। लेकिन 24 के चुनाव में जब संविधान खतरे में की बात आई तब वो सही काम कर गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा वो ट्रैक्शन छोड़ता नजर आया होता। लेकिन बीजेपी ने एक यूजीसी की जो गाइडलाइंस वाला मुद्दा, नए नियमों वाला एक कदम उठाया, गलत कदम। उसने इस धर्म की राजनीति के ऊपर जाति की राजनीति को हावी कर दिया। खुद का जो कट्टर वोटर सपोर्ट है वो मोदी के खिलाफ हो गया। उसने इस मामले को ऊपर कर दिया। तो आज की डेट में हिंदू मुसलमान की राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो इस देश के नज़रिए में, इस देश के अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा मैं, न्यूट्रल लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी नज़रों में किसी काम का नेता नहीं है। लेकिन उसका जवाब भी देना पड़ेगा, कुछ उसके जवाब में कुछ तो परोसना पड़ेगा आपको। तो वो है पॉजिटिव पॉलिटिक्स, यानी कि आप मुद्दों की बात कीजिए, आप भविष्य की योजनाओं की बात कीजिए, आप अपने विजन की बात कीजिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन कौन इंसान? इसके लिए सबसे बेहतरीन वही इंसान जिसने सदन में प्रधानमंत्री को आईना दिखाते हुए कहा था कि बहुत हुई नेहरू के पीछे छुपने की कोशिश, जो गुबार है नेहरू के बारे में एक बार निकाल दीजिए, लेकिन उसके बाद टेबल पे बेरोजगारी, महंगाई, जो मुद्दे आम इंसान से, उस पर बात होगी। वही इंसान सबसे परफेक्ट है इस पे बात करने के लिए। और डेस्टिनी देखिए कि उस इंसान को मौका भी ऐसी जगह पे मिला जहां का मुख्यमंत्री आज की डेट में बीजेपी में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा नफरत की राजनीति कर रहा है, सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान कर रहा है, हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। और प्रियंका गांधी की किस्मत देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा की किस्मत देखिए कि प्रियंका गांधी वहीं का चुनाव जिम्मा संभाल रही है, और पहुंचते ही लोगों को सीधा संदेश यही दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव राजनीति में क्या फ़र्क होती है, नेता दो तरह के कैसे होते हैं। जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सामने है इस मैटर को लेकर, देखिए, तो आप लोग क्या- जो देखिए, जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में नेता होते हैं तो दो तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी।
और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो, ये पॉजिटिव राजनीति का स्टाइल प्रियंका गांधी का है। देखिए, प्रधानमंत्री भी असम जाते हैं, गृह मंत्री भी जाते हैं, लेकिन वो बात करते हैं वही कांग्रेस, एंटी कांग्रेस, बांग्लादेशी, यही सब। प्रियंका गांधी जानती है कि असम में यही राजनीति करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दिल को छूना चाहती है, और दिल कैसे छुआ जाता है भारतीयों में, खास करके हम इतने सेंसिटिव होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में हम अपना दिल दे बैठते हैं। प्रियंका गांधी कहाँ जाती हैं असम जाके? सबसे पहले कामाख्या मंदिर, वहाँ खड़े होकर पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं इस वक्त धार्मिक स्थल पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करना चाहती। फिर वो नेताओं से बैठक करने के बीच में कहाँ जाती हैं? जुबिन गर्ग की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो हैं जो हमारे भारतीयों की इमोशन को जगाती हैं, जो हमको कनेक्ट करती है एक दूसरे से। ये पॉजिटिव राजनीति ये प्रियंका गांधी कर रही हैं। भूपेन बोहरा वाला मामला हुआ असम में, चाहती तो प्रियंका गांधी दौरा टाल सकती थी कि भाई इतनी पार्टी में भी वहाँ पर उथल पुथल मची है तो मैं 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आती हूँ, लेकिन नहीं, दौरा नहीं टाला। वो जानती थी कि इसी वक्त असम में सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉलिटिक्स की जा रही, खास करके कांग्रेस के खिलाफ, और इस वक्त मेरा वहाँ जाना बेहद ज़रूरी है और ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स का संदेश देना बेहद ज़रूरी है। इसलिए वो इस सब उठापटक के बीच वहाँ पहुँची, सब कुछ ठीक किया। भूपेन बोहरा वाला सारे मामले का कोई असर दिख नहीं रहा, सारा उसका असर खत्म हो गया। तो ये है भाई साहब नई राजनीति, नई कांग्रेस की। नई कांग्रेस में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अब दिखने लगा है कि पुरानी कांग्रेस बदल गई है। राहुल गांधी जिस कोशिश में लगे थे कांग्रेस को बदलने की, वो दिख रही है। दूसरी तरफ अब ये कांग्रेस की किस्मत कहिए, राहुल गांधी की किस्मत कहिए, या बीजेपी की बदकिस्मती कहिए, बीजेपी उसी सर्कल में घूमती नजर आई। यूं लग रहा है कि बीजेपी किसी लूप में फंस गई है। कांग्रेस जो गुगली फेंकती है, बीजेपी उसमें क्लीन बोल्ड होती नजर आती है रोज। वो आज भी सिर्फ एक ही चीज में फंसे हुए हैं कि मोदी जी की जो छवि है, विश्व गुरु की छवि, या जो सबसे बड़े नेता, उसको धक्का न लगे। इस चक्कर में पहले भी वो भारत से बड़े मोदी को कर चुके थे, लेकिन अब इस चक्कर में ये ज्यादा लोगों को दिखने लगा है कि यहां पर तो भारत की इज्जत से ज्यादा मोदी की इज्जत को तवज्जो दी जा रही है। भारत के रिश्तों का किसी देश के साथ ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि उस नेता के साथ क्या रिश्ते हैं। भारत की दूसरे देशों के साथ रिश्तों का पैमाना ये होना चाहिए कि कौन सा देश हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा हमारा पुराना दोस्त है, कौन सा हमारा सच्चा साथी है। ये सवाल मैं नहीं उठा रहा। कहीं भी आप, और छोड़िए, आप बार्बर शॉप पे चले जाइए, चाय की थड़ी पे चले जाइए, वहाँ ये सारे सवाल उठ रहे हैं। ये जब सवाल उठते हैं ना, तो अब की बार मुझे ऐसा लगता है वक्त बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि 2029 की लड़ाई के लिए 4 साल है, 3 साल समझ लीजिए, 3.25 साल है। और 3 साल लंबा वक्त होता है। 3 साल में ये चीज़ें डेवलप होंगी। अगर कहीं ये सारे मुद्दे होता कि भाई 28 में जाके उठते, 29 में इलेक्शन है, तो हाँ, बबल शायद कन्वर्ट ना हो पाता वोट में। लेकिन अब ये नाराज़गी यूँ लग रहा है कि कम नहीं हो रही, नाराज़गी डे बाय डे बढ़ रही है। और इस 3 साल के वक्फे में बहुत सी चीज़ें वैसी ना हो जाएं जैसी यूपीए 2 में हुई थी। तो जाते जाते दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं।
लिंक मेन कमेंट में पिन किया हुआ है, बस क्लिक कीजिए और अपना सफ़र शुरू कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को भी मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और आप में से बहुत से लोग मेरा चैनल रोज़ देखते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। और हमारी आर्थिक मदद करना चाहे तो फिर आप हमारी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं ज्वाइन बटन या फिर सुपर थैंक्स के ज़रिए। नमस्कार।